गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। देखिए, आपको एनसीईआरटी क्वेश्चन बताए जा रहे थे, उनमें से कुछ क्वेश्चन बताए गए थे और कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको आज बताए जाएंगे जो बोर्ड में आते हैं एनसीईआरटी क्वेश्चन। तो इसमें आपको देखिए कुछ क्वेश्चन होते हैं, जैसे पूछा जाता है कि जीवों के प्रारंभिक विभाजन के लिए मूल लक्षण को किस मापदंड का उपयोग करेंगे या किस लक्षण को आप अपनाएंगे। किसी भी जीव के प्रारंभिक विभाजन के लिए किन लक्षणों को मुख्य आधार माना गया है। तो आपको मालूम है कि जो कोशिका जीव होता है या तो प्रोकैरियोटिक होता है या तो यूकैरियोटिक, क्योंकि कोशिकाएं दो ही प्रकार की होती हैं, एक तो यूकैरियोटिक या तो प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या होता है, केंद्रक नहीं होता है, और यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं उनमें केंद्रक पाया जाता है, जिसके इन्हीं लक्षणों के आधार पर इनको प्रारंभिक विभाजन के लिए मूल लक्षण माना जा सकता है। मूल लक्षण किसके आधार पर कि प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक तो कोशिकाएं हैं, लेकिन एक में केंद्रक विकसित होता है, एक में केंद्रक कम विकसित होता है या अनुपस्थित होता है। ठीक है, तो इसीलिए इन्हीं को आधार माना गया कि केंद्रक उपस्थित है या नहीं उपस्थित है, इस आधार पर मतलब प्रारंभिक विभाजन के लिए इसको मूल लक्षण माना गया है। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि जंतु और पौधे के किस आधार पर किस आधार पर जंतु और पौधे को हम अलग अलग वर्ग में रख सकते हैं। तो आपको मालूम है कि जो जंतु और पौधे होते हैं ये अलग अलग जगत में रखे गए हैं, इनकी कोशिकाएं अलग अलग होती हैं, क्योंकि जंतु जो कोशिका होती है वो आपको मालूम है कि उनमें पर्णहरिम नहीं होता है, और जो पादप कोशिकाएं होती हैं उनमें जो है क्या होते हैं, पर्णहरिम क्लोरोफिल पाया जाता है। केंद्रक भी आपको मालूम है कि दोनों में केंद्रक स्पष्ट रूप से होते हैं, लेकिन मूल लक्षण क्या है, इसमें क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल ना होने के कारण इनमें दोनों में भिन्नता होती है। एक क्वेश्चन आता है, उस उभयचर का नाम बताइए जिसमें जीवन भर पूंछ पाई जाती है। तो बताया भी जा चुका है, सैलामेंडर होता है। सैलामेंडर एक उभयचर ऐसा है जिसमें जीवन भर पूंछ होती है। एक ऐसा ये वर्ग है, उभयचर एक ऐसा वर्ग है जिसमें कायांतरण की क्रिया होती है। कायांतरण का मतलब धीरे धीरे पहले क्या बना, लार्वा बना, अंडे बने, अंडे से लार्वा बना, लार्वा से फिर वो टैडपोल बना, टैडपोल के बाद उसका क्या है, परिवर्तन होता गया। किसी भी जीव के आकार में धीरे धीरे परिवर्तन जो होता है वो कहलाता है कायांतरण। और ये कायांतरण की क्रिया जो होती है ये होती है उभयचर वर्ग के जीवों में। एक क्वेश्चन आता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उनमें से जो यूकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव होते हैं उनको किस वर्ग में रखा गया है। तो यूकैरियोटिक हो और एक कोशिकीय हो तो वो आपको मालूम है जो प्रकाश संश्लेषण में भाग लेते हो तो वो आपके हैं शैवाल। तो शैवाल क्या मतलब कि वो किसमें रखा गया है, पादप जगत में, यानी प्रोटिस्टा जगत में रखा गया है। प्रोटिस्टा जगत में क्या है, एक कोशिकीय है, और क्या है, यूकैरियोटिक है। जबकि आपको मालूम है मोनरा जगत में क्या है, एक कोशिकीय है, लेकिन वो क्या है, प्रोकैरियोटिक है। तो पूछा गया कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेने वाले एक कोशिकीय जो जीव होते हैं वो यूकैरियोटिक जीव किस जगत में रखा गया है, तो प्रोटिस्टा जगत में रखा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। फिर इसके बाद आता है कि आवृत्तबीजी और अनावृत्तबीजी पौधों में क्या अंतर है। एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, इसको हम बोलते हैं आवृत्तबीजी और इसको बोलते हैं अनावृत्तबीजी। अनावृत्तबीजी जिम्नोस्पर्म। अब देखिए जो आवृत्तबीजी पौधे होते हैं इनमें बीज क्या होते हैं, एक घेरे में बंद होते हैं, यानी बीज कहाँ होते हैं, अंडाशय के अंदर बीजांड में होते हैं। तो आवृत्त माने होता है घेरे के अंदर, यानी बीज बंद रूप से पाए जाते हैं, खुले नहीं होते हैं। तो ये क्या होते हैं, इनमें बीज बंद होते हैं, एक आवरण के या खोल में बंद होते हैं, इसलिए इसको आवृत्तबीजी कहते हैं। अनावृत्तबीजी का मतलब होता है जिसमें बीज खुले हो, यानी नग्न बीजी। तो नग्न बीजी पौधे जो आते हैं वो कहलाते हैं अनावृत्तबीजी, और जिसमें बीज आवरण में बंद होते हैं, आवरण में बंद होते हैं उसे आवृत्तबीजी कहते हैं। पहला अंतर हो गया। दूसरा, आवृत्तबीजी पौधों में क्या बनता है, पुष्प बनते हैं, फल बनते हैं। अनावृत्तबीजी में पुष्प
और फल नहीं बनते हैं, ना तो पुष्प बनता है ना तो फल बनते हैं। फिर आवृत्तबीजी पौधों में क्या होता है, दोहरा निषेचन होता है, मतलब डबल फर्टिलाइजेशन होता है। और जबकि अनावृत्तबीजी में क्या होता है, एकल निषेचन होता है, सिंगल फर्टिलाइजेशन होता है। मतलब आवृत्तबीजी में क्या होता है, द्विनिषेचन की क्रिया होती है, मतलब 2 बार निषेचन होता है, पहली बार भ्रूण बनने में, दूसरा बार भ्रूणपोष बनने में। और जो अनावृत्तबीजी होते हैं इनमें सिंगल निषेचन होता है, यानी एकल निषेचन होता है। फिर इनमें क्या होता है, क्योंकि आपको मालूम है कि भ्रूण, क्योंकि बीज घेरे में बंद होता है, अंडाशय से फल का निर्माण हो जाता है, यानी इसमें अंडाशय क्या होते हैं, परिपक्व होते हैं, इसमें अंडाशय नहीं होते, यानी कम विकसित होते हैं, जिसके कारण बीज क्या होते हैं, खुले होते हैं। तो इसमें अंडाशय कम विकसित होता है, इसमें अंडाशय विकसित होता है, ये भी एक अंतर है। एग्जाम्पल में आप समझ सकते हो कि जैसे पुष्प वाले पौधे हैं, सरसों है, मटर है, तो ये सब किसमें आते हैं, सरसों, गुड़हल, मटर, आम वगैरह। क्योंकि देखा होगा जब आम का फल आता है तो उसमें पहले पुष्प आते हैं, बौर आ जाती है, उससे पता चल जाता है कि इसमें फल बनने वाले। अमरूद, कोई भी फल बनेगा तो बिना पुष्प के नहीं बनेगा, जिसमें पुष्प होंगे उसी में फल बनेगा, ये पहचान है, ठीक है। क्योंकि निषेचन पौधों में जो क्रिया होती है जनन की, वो किसमें होती है, पुष्प में होती है, और इनमें क्योंकि पुष्प बनते नहीं है तो इनमें जनन नहीं होता। तो वो पौधे, 2 अनावृत्तबीजी पौधों के नाम बताइए। तो एक होता है साइकस और एक होता है पाइनस, साइकस और एक होता है पाइनस। ये जो है, बाकी और भी जीवाश्म होते हैं, जीवित जीवाश्म होता है जिंगो बाइलोबा, ठीक है। तो इस तरह बहुत से जीवाश्म हैं जो इसमें पाए जाते हैं, मतलब जीवाश्म के रूप में भी बहुत से अनावृत्तबीजी पौधे होते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको पहचानना है, जिसमें पुष्प हो वो आवृत्तबीजी है, जिनमें पुष्प नहीं होते या फल नहीं बनते वो अनावृत्तबीजी होते हैं। तो आवृत्तबीजी में क्या होते हैं, बीज घेरे में या आवरण में बंद होते हैं, इसमें बीज खुले होते हैं, नग्नबीजी होते हैं। फिर इसके बाद इनमें दोहरा निषेचन होता है, इसमें एकल निषेचन होता है। इस प्रकार आप जो है आवृत्तबीजी अनावृत्तबीजी में अंतर आप लिख सकते हो। मोस्ट इंपोर्टेंट, सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो ये हो गया आपका आवृत्तबीजी अनावृत्तबीजी में अंतर। इसके बाद एक अंतर और आता है, वो है एक बीजपत्री और 2 बीजपत्री पौधे में अंतर। एक बीजपत्री, 2 बीजपत्री पौधे में अंतर। अंतर के इसको हम बोलते हैं, एक बीजपत्री को मोनोकाट प्लांट्स, और इसको बोलते हैं द्विबीजपत्री को डाइकॉट प्लांट्स। इसको मोनोकटिलीडॉन भी बोलते हैं, उसको डाइकोटिलीडॉन भी बोलते हैं। लेकिन मोनोकाट प्लांट्स का मतलब एक बीजपत्री और डाइकॉट प्लांट्स का मतलब द्विबीजपत्री। अब मेन पहचान है कि इसके भ्रूण में एक बीजपत्र पाया जाता है, इसलिए इसे एक बीजपत्री कहते हैं। इसके भ्रूण में 2 बीजपत्र पाए जाते हैं, इसलिए इसे द्विबीजपत्री कहते हैं। तो इनमें एक बीजपत्र होता है और इनमें 2 बीजपत्र होते हैं। ये पहला अंतर हो गया, क्योंकि एक बीजपत्री का मतलब जिनमें भ्रूण में एक बीजपत्र हो, इसमें 2 बीजपत्र होते हैं, इसलिए द्विबीजपत्री। दूसरा, इनमें जो जड़ें होती हैं अपस्थानिक जड़ें, एक बीजपत्री में अपस्थानिक जड़ें होती हैं, एडवेंटिशियस रूट, और इनमें जो है मूसला जड़ें होती हैं, यानी टैप रूट, मूसला जड़ें यानी टैप रूट। और फिर इनमें जो होता है, तीसरा है इसमें कि जो पत्तियां होती हैं, आपने देखा होगा एक बीजपत्री का मतलब पहचान, पत्तियों से आप पौधे को पहचान सकते हो कि एक बीजपत्री की 2 बीजपत्री। जैसे केला का प्लांट होता है तो आपने पत्ती उसकी देखी होगी, इस प्रकार होती है, सीधी सीधी जो है लाइनें खींची होती है। या आप कनेर की पत्ती देखें, पतली सी बिल्कुल महीन जो आगे होती है कनेर की, तो उसमें आपने देखा होगा इस प्रकार लाइनें होती है। गेहूं वगैरह में भी पत्तियों में सीधी धारियां होती हैं, उसको हम कहते हैं समांतर सिरा विन्यास। समांतर का मतलब कि उसमें लाइनें क्या होती है, एक दूसरे के समांतर होती है। तो एक बीजपत्री पत्ती देख करके आप पहचान सकते हो कि ये प्लांट्स एक बीजपत्री की 2 बीजपत्री है। तो जिसमें
लाइनें जो होती हैं पत्तियों में अगर सीधी हो तो वो होता है समांतर सिरा विन्यास। तो इनमें समांतर सिरा विन्यास होता है, सिरा विन्यास। और इनमें जो होता है जालिकावत सिरा विन्यास। जैसे कि इस तरह की पत्ती है तो ये इस प्रकार काफी कटी हुई होती है, तो ये क्या बताता है, जाल जैसी संरचना है, जिसमें पत्तियों में जो शाखाएं हैं एक दूसरे से कट करके एक जाल जैसी संरचना बनाती हैं, तो उसको कहते हैं जालिकावत सिरा विन्यास। पत्ती देख करके पहचान सकते हो, तो ये होता है इसमें जालिकावत सिरा विन्यास। और इसमें क्या होता है, समांतर सिरा विन्यास होता है। इनमें जो पत्ती होती है उसको समद्विपार्श्विक पत्ती बोलते हैं, समद्विपार्श्विक, दो बराबर भागों में बटी होती है, इसलिए इसको हम समद्विपार्श्विक कहते हैं। और ये पत्ती जो होती है द्विबीजपत्री में, वो पत्ती कहलाती है पृष्ठाधारी। पृष्ठाधारी पत्ती द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाती है। फिर इनमें क्या है, भ्रूणपोष, इनमें भोजन संचित होता है। जो भ्रूणपोष बनता है त्रिगुणित के बाद, त्रिसंलयन के बाद, तो उसमें क्या है, भोजन एकत्र होता है। भ्रूणपोष में भोजन संचित होता है, इनके भ्रूणपोष में भोजन संचित नहीं होता है। इनके भ्रूणपोष में द्विबीजपत्री पौधों में भोजन संचित नहीं होता है। पहचान क्या है कि जैसे कि आप गेहूं ले तो गेहूं दो भागों में बराबर नहीं टूटेगा, लाइन जरूर होती है, क्योंकि कैरियोप्सिस प्रकार का यह फ्रूट्स है, तो उसको अलग बराबर भागों में नहीं होगा, टूट जाएगा। ठीक है, तो गेहूं है आपका एक बीजपत्री, उसकी पत्तियां देख करके पहचान सकते हो। फिर इसके बाद मक्का, जो भुट्टे की पत्तियां होती है, भुट्टा आपने खाया होगा, उसमें आप देखिए जो पत्तियां होती है उसको जो कवर किए रहता है, तो उसमें लाइनें जो है बहुत पतली पतली होती हैं। ठीक है, पत्तियों में आप देख सकते हो वो जो समांतर सिरा विन्यास होता है। तो आपका जैसे गेहूं है, चावल है, मक्का है, केला है, ये सब क्या है आपके एक बीजपत्री है। और जो द्विबीजपत्री है, तो आप जैसे मटर जो खाते हैं, हरी मटर हो, कोई भी मटर हो, वो दो भागों में टूट जाती है। दालें जितनी हैं वो दो भागों में टूट जाते हैं, अलग अलग बराबर भागों में बढ़ जाते हैं, इसलिए क्योंकि वो दो बीजपत्र होते हैं, जिसके कारण वो अलग अलग हो जाते हैं। तो वो द्विबीजपत्री पौधे हैं। जैसे कि आम की जो गुठली है वो दो भाग हो जाते हैं। ठीक है, मतलब बीच में जब आप उसको जो है जो गुठली होती है उसको देखेंगे तो दो पल्लों में अलग अलग हो जाती है, तो दो बीजपत्र होते हैं। तो आम हो गया, आपके जो है ये सरसों हो गया, और आपका जितने भी प्लांट्स हैं द्विबीजपत्री में, जैसे कि चना है, मटर है, आम है, सरसों है, ये सब क्या है, द्विबीजपत्री प्लांट्स हैं, डाइकॉट प्लांट्स कहलाते हैं। फिर इसके बाद देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पौधों को आवृत बीजी के आधार पर बांटा गया है, क्योंकि दोनों में पुष्प होते हैं, तो पादप जगत के वर्गीकरण में यही बताया गया है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन, लाइकेन क्या है। तो देखिए लाइकेन एक थैलस का मतलब सुकाय संरचना होती है। लाइकेन एक थैलस प्रकार की संरचना होती है जो जमीन पे नम भूमि पर उगता है, और ये दो लोगों के सहयोग से, दो वर्ग के जीव इसमें होते हैं, एक शैवाल और कवक। तो एक क्वेश्चन आता है कि लाइकेन का पार्टनर कौन है, ये सहयोगी कौन है। तो लाइकेन का निर्माण किससे होता है, शैवाल तथा कवक से। ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, लाइकेन। ये एक थैलस जैसी संरचना होती है जो शैवाल और कवक से मिलकर के बनती है। ऐसे जीव जो एक दूसरे के साथ साथ रहते हैं और एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, उसको कहते हैं सहजीवी। तो इनमें सहजीवी का गुण होता है, यानी सिम्बियोसिस यानी सहजीवन का गुण पाया जाता है। इसमें लाइकेन में सहजीवन का गुण इसलिए पाया जाता है क्योंकि इसमें दो जीव शैवाल और कवक आपस में मिल करके लाइकेन का निर्माण करते हैं, और ये एक दूसरे को दोनों जीव लाभ पहुंचाते हैं और साथ साथ जीवन यापन करते हैं। इसलिए इसकी संरचना, थैलस की संरचना में इन दोनों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, शैवाल और कवक का।
फिर एक क्वेश्चन आता है कि प्रोटिस्टा और मुनरा की भिन्नता आप कैसे अंतर के द्वारा समझाएंगे। तो प्रोटिस्टा में आपको मालूम है एक कोष की प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं और मुनरा में एक कोष की प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं, जबकि प्रोटिस्टा में एक कोष की यूकैरियोटिक जीव होते हैं। इतना अंतर है। जो आपका मुनरा है उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, जबकि प्रोटिस्टा है उसमें केंद्रक विकसित होता है और मतलब जो है जैसे कि अमीबा है, पैरामीशियम है, क्योंकि प्रोटिस्टा संघ प्रोटोजोआ संघ के जीव आते हैं इसमें, तो प्रोटिस्टा में केंद्रक विकसित होता है, मुनरा में केंद्रक विकसित नहीं होता है। एक क्वेश्चन आता है कि उन दो जीवों के नाम लिखिए जिनमें केंद्रक का अभाव होता है या नहीं पाया जाता। तो एक तो बैक्टीरिया होता है जिसमें जीवाणु जिसे कहते हैं जिसमें केंद्रक नहीं होता, और एक होता है नीले हरे शैवाल, ब्लू ग्रेन एल्गी। तो एक क्वेश्चन और आता है कि किन्हीं दो नीले हरे शैवाल के नाम बताइए। तो नास्टॉक और एनाबीना ये दो शैवाल हैं जो क्या होते हैं, नीले हरे शैवाल कहलाते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि कवक अपना भोजन स्वयं क्यों नहीं बना पाते। क्योंकि कवक में क्या नहीं होता, पर्णहरित यानी क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, इसलिए ये क्या होते हैं, विषमपोषी या परपोषी होते हैं, क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते। इसलिए कवक अपना भोजन नहीं बना पाते क्योंकि इनमें क्लोरोफिल नहीं होता। जब क्लोरोफिल या पर्णहरित नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी। ठीक है, तो ये भी आप लिख सकते हो। फिर इसके बाद आता है कि ये दो द्विलिंगी जंतुओं के नाम बताइए। तो द्विलिंगी जंतु है आपका जोंक है और केचुआ है। तो ये आपके क्या है, द्विलिंगी जंतु हैं। ऐसे द्विलिंगी जंतु का नाम बताइए। एनिलिडा संघ के ऐसे जीव का नाम बताइए जिसमें जो है वाय परजीवी हो। तो वाय परजीवी में क्या है, एनिलिडा संघ का होना चाहिए, वो है जोंक। वो क्या करता है, दूसरे जीव से ब्लड को वो चूसता अपने भोजन के रूप में। ठीक है, तो वो क्या है, वाय परजीवी है, लेकिन किस संघ का, एनिलिडा संघ का। तो इस प्रकार के बहुत से क्वेश्चन हैं जो आप इसमें बता सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और है कि मर्तोपजीवी कवक का नाम बताइए। तो मर्तोपजीवी कवक क्या होता है, राइजोपस, यानी ईस्ट है और राइजोपस ये अलग अलग होते हैं। जो बरसात के दिनों में डबल रोटी ब्रेड वगैरह में फफूंदी लग जाती है, वही आपका क्या कहलाता है, राइजोपस होता है, ब्रेड मोल्ड्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये मर्तोपजीवी कवक है। इस प्रकार अभी कुछ क्वेश्चन और हैं जो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताए जाएंगे। थैंक यू बेटा।